थाने में क्या होता है, किस तरह से यातना दिया जाता है, किस तरह के जुल्म किया जाता है, मेरे से ज़्यादा कौन जानता। मैंने सहा है, जूझा है और उस चीज़ से मैंने गुजर के बाहर आई हूँ। जैसे करंट शॉट देना, मारना, पीटना, गंदियाँ गाली देना, जैसे हमको भी गुप्त अंगों में पत्थरे डाल के जिस तरह से मतलब इतना भयानक तरीके से हमारे साथ अत्याचार हुआ। जब रात को इतना कुछ होने के बाद दूसरे दिन तो हमको होश भी नहीं था, हमको नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ था। अंकित गर्ग गुस्सा में एसपी था, उसने मेरे साथ क्या क्या नहीं करवाया कि सिगरेट फूके मेरे शरीर पे, मेरे को निवस्त्र करा के, मेरे पूरे निवस्त्र करके। मतलब देखिए, सरकार में कोई बदलाव नहीं है। भाजपा सरकार में भी सोनी सोढ़ी के साथ क्या हुआ था, किस तरह से यातना दिया गया, वो चीज़ उस समय भी एक सोनी सोढ़ी के रूप में ये मैंने सोनी सोढ़ी नहीं है, बस्तर की बेटी, बस्तर की माँ, बस्तर की मैं, तब भी हुआ। आज भी बंदूक के नोक से ग्राम सभा होती है, स्वतंत्र रूप से ग्राम सभा नहीं होती है। अगर इतना भी अधिकार अगर हम आदिवासियों को दिया जाए और ये पैसा कानून के साथ सचमुच उस तो सही ढंग से स्वतंत्र रूप से लागू करने का दिया जाए तो आज ये दिन नहीं होता जो मेरे आदिवासी भाई बहन इतनी हो के क्रूरता से मरते नहीं, जेल नहीं जाते, फर्जीवाड़ा जो एनकाउंटर हुआ इतना बेदर्दी के साथ मौत नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिनका नाम सुनते ही सबसे पहले बस्तर का जो लाल आतंक है उसका ख्याल जहन में आने लगता है। उस बस्तर में जहां रोज़ खून खराबा होता है, जहां रोज़ आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, चाहे वो पुलिस के द्वारा या फिर माओवादियों के द्वारा, उस जगह पर हिम्मत के साथ एक महिला आज भी खड़ी हैं जिनके ऊपर वर्ष 2011 में तमाम झूठे आरोप लगाए गए पुलिस के द्वारा और करीब 8 मामले दर्ज किए गए थे। इन 8 मामलों में 7 मामले में बाइज्जत बरी होने के बाद भी वो महिला आज भी डट कर मुकाबला कर रही हैं आदिवासियों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। हमारे साथ सोनी सोढ़ी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि किस तरीके से पुलिस ने उनके साथ बर्बरता दिखाई है और किस तरीके की परेशानियां उनको झेलनी पड़ी। 2011 में काफ़ी चर्चित हुआ था मामला और आपके ख़िलाफ़ 8 मुकदमे भी हैं। क्या पूरा मामला था और एक शिक्षिका थी आप, उसके बाद इस तरह से अचानक माओवादी बताकर आपको परेशान किया गया, पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं बहुत ही एक सामाजिक तरीके से भी और एक मैं पढ़ी लिखी और मेरे पापा किसान थे, फिर भी हम कुछ लायक पढ़ाए लिखाए और मैं टीचर बन गई। टीचर के बाद अधीक्षक बनी। अधीक्षक बन के मैं बच्चों के लिए जो मतलब एक शिक्षा देना चाहिए वो शिक्षा बहुत ही खुशी और बहुत कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं अपना कार्य कर रही थी। पर उसी दौरान यहाँ काफ़ी नक्सल और सल्ला जुड़न की लड़ाई तो चली रही थी। उस दौरान में मुझे 2011 में मतलब एक एसआर कंपनी है, एसआर से मैं पैसा लेके मतलब माओइस्ट को लेना देना करती। एक मुझ पे झूठा आरोप लगा के मेरे और लिंगाराम कोड़पी जो मेरा भतीजा, ऐसा लगा कि मुझे फर्जीवाड़ा करके पुलिस ने पूरी तरह मुझे अपने उसमें फर्जी केस बना के मुझे जेल डाल दिया। पर मेरा ये कहना चाहती हूँ कि जेल डालने से पहले मेरे साथ क्या हुआ है, उसके बाद जैसे अरेस्ट करने बाद कई केसेस ले आए और उससे पहले कोई केसेस नहीं लाते थे। जैसे अरेस्ट होने के बाद कहीं मतलब अवधेश गौतम के घर में नक्सल ने हमला किया, जब वो सब मैं अधीक्षिका थी, आती थी जाती थी, सब जगह घूमती थी, कोई कभी अरेस्ट नहीं किया। कहाँ पर अधीक्षिका के तौर पर पदस्थ थी? ये नवीन संयुक्त आश्रम जबेली में थी। और अवधेश गौतम का जब कांड हुआ तब भी मैं वहीं थी। और एक मतलब कुआकोंडा तहसील में मतलब एक विस्फोट हुआ, वहाँ पर मतलब तहसील ऑफिस को तोड़े और जगह ऐसे फर्जीवाड़ा केस करके मुझे जेल जाने के बाद बहुत सारे केस लगाए, जिसमें से आज एक की मतलब सब में बरी हो गई। अब एक सुप्रीम कोर्ट से जमानत में बाहर हूँ। पर मैं आपको मनीष भाई ये बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है और जेल जाने से पहले मैं दिल्ली से मुझे अरेस्ट करके मेरे को छत्तीसगढ़ लाया गया। मैं दिल्ली कोर्ट में बोला था, सकेत कोर्ट में, कि मुझे वापस नहीं जाऊंगी छत्तीसगढ़ जाऊंगी तो मेरे साथ बहुत जुल्म और बहुत यातनाएं दिया जाएगा। जज साहब मैं नहीं जाऊंगी। जज ने कहा था कि आप हमारे ही अधीन में जा रहे, हमारे साथ हमको पूछ के ले जा रहे हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं, खरोच भी नहीं आएगा, आप वापस जाइए अपने छत्तीसगढ़। मैं आई, आने के बाद मैंने दंतेवाड़ा मतलब लाया गया। दंतेवाड़ा में लाने से पहले मेरे
को मजिस्ट्रेट पास पेश किया गया। उसके बाद मजिस्ट्रेट 3 दिन के लिए मांगे थे पुलिस वाले ने, 2 दिन का दिए उनको कस्टडी में रखने का। उसी दौरान मैं ताने में थी। उसके दौरान जो आज जो पांडे का बात और मेरी ज़िंदगी दोनों कोई अंतर नहीं है, थोड़े बहुत अंतर है, जिससे मुझे आज फिर से मुझे वो 2011 की घटना मेरे को ऐसा लग रहा है पांडे नहीं मैं खुद शहर है मुझे इसलिए लग रहा है, क्योंकि ताने में क्या होता है, किस तरह से यातना दिया जाता है, किस तरह के जुल्म किया जाता है, मेरे से ज़्यादा कौन जानता। मैंने सहा है, जूझा है और उस चीज़ से मैंने गुजर के बाहर आई हूँ। जैसे करंट शॉट देना, मारना, पीटना, गंदियाँ गाली देना, जैसे हमको भी गुप्त अंगों में पत्थरे डाल के जिस तरह से मतलब इतना भयानक तरीके से हमारे साथ अत्याचार हुआ। जब रात को इतना कुछ होने के बाद दूसरे दिन तो हमको होश भी नहीं था, हमको नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ था। लेकिन जब आज पांडे बाथरूम की बात कहें तो मैं भी बाथरूम में घुसी थी, उसी दौरान मैं वहाँ गिर गई थी। मैं ज़रा रोकूंगा आपको। सोनी सोरी जी जिस पांडे कवासी की बात कर रही हैं, पुलिस ने माओवादी बताकर पहले उसे सरेंडर कराया है और अभी फ़िलहाल में ही उसकी बॉडी जो है पुलिस के मैस में मिली है। इस घटना के बारे में भी हम आपको बताएंगे विस्तार से, मगर बार बार जो जिस महिला का, जिस युवती का नाम आ रहा है, शायद इस महिला की मौत के बाद सोनी सोरी उस केस में खुद को, अपने आप को देख रही हैं कि उनके साथ भी 2011-12 में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। इनको काफ़ी यातनाएं दी गई हैं। उन यातनाओं को आप समझिए कि किस तरीके से आखिर ये जी रही होंगी उस वक्त। तो मैं जब से पांडे की जैसा ने मैंने मेरे पास बात आया कि नहीं पांडे बाथरूम में फांसी लगा ली है और ऐसा हुआ, ये खबर जैसे ही सुनते मैं ना फिर वापस पीछे मेरे एक और रूप दिखने लगा कि मैं खुद जानती हूँ मैं कितना तिड़कती थी, बिलकती थी, कितना हाथ पर जोड़ी मैंने, कैसे कैसे चीज़ों का मैं पुलिस जवानों का मैं संघर्ष की। और पुलिस जो अंकित गर्ग उस समय एसपी था, उसने मेरे साथ क्या क्या नहीं करवाया कि सिगरेट फूके मेरे शरीर पे, मेरे को निवस्त्र करा के, मेरे पूरे निवस्त्र करके, मतलब मेरे को नहीं बोलना चाहिए लेकिन जब से पांडे की घटना होने के बाद बार बार मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि उसकी हत्या हुई है, हत्या करवाया गया है। अगर हत्या नहीं कराने की बात करते हैं, अगर सुसाइड भी की है ना कहीं सोनी सोड़ी की तरह उस बच्ची के साथ हुआ, क्योंकि सोनी सोड़ी के उस समय उसकी गुप्तांगों में पत्थरे डालते समय मैंने कितने गिड़गिड़ाए, उसकी पहले क्या क्या शर्मनाक हुआ, मैं उस बात को क्या व्यक्त करूँ। तो उसके बाद जब पत्थरे डाले कितना दर्द, कितना बेहोश, दर्द में बेहोश थी, मेरे को पता ही नहीं चला। दूसरा दिन जब मैं बाथरूम तरफ गई हूँ तो तब देख रहे मेरे अंक के साथ क्या हुआ। उसके बाद कुछ चीज़ें निकल गई और कुछ चीज़ें रह गया और उसके बाद मेरे को तो कुछ चलते नहीं बन रहा था और मैं खुद वहाँ से गिर गई। उसके बाद मुझे अस्पताल, इसलिए मुझे अस्पताल उस समय ले गया क्योंकि मेरे को कोर्ट ने 2 दिन का उनके कस्टडी में दिया था। इन कोर्ट को क्या जवाब देते हो सकता, इसलिए मुझे अस्पताल ले गए। उस दौरान मुझे जैसे तैसा मैं बच गई। तो आज पांडे बहन जो है, कवासी पांडे की बात आ रही है, पांडे को भी कहीं ना कहीं सोनी सोड़ी की तरह उसके साथ मानसिक, शारीरिक, उसके सब तरह का प्रताड़ना हुआ है और उसके बाद ये बच्चे हमारे बीच में नहीं है, दुनिया में नहीं। इसकी लड़ाई के लिए मैं तो हर तरह से लड़ने को तैयार हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने झेला है बार बार। इससे पहले ना मेरे आंखों में आंसू भी आना बंद हुआ था, लेकिन ये घटना होने के बाद बार बार इतने साल बाद सोनी सोड़ी वापस 2011 की अपनी खुद की घटना को याद कर रही हूँ मैं। आप इतने सालों से आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, किस जगह पर पाती हैं खुद को? तब भाजपा की सरकार थी, आज कांग्रेस की सरकार है। क्या लगता है कहाँ पर कितना बदलाव नज़र आ रहा है आपको? देखिए सरकार में कोई बदलाव नहीं है। भाजपा सरकार में भी सोनी सोड़ी के साथ क्या हुआ था, किस तरह से यातना दिया गया, वो चीज़ उस समय भी एक सोनी सोड़ी के रूप में, ये मैंने सोनी सोड़ी नहीं है, बस्तर की बेटी, बस्तर की माँ, बस्तर की मैं, तब भी हुआ। आज भी अगर बंडी की बात, बंडी कवासी की बात आज बंडी के साथ हुआ है। बस फ़र्क कितना है, सोनी सोड़ी और वो बस्तर की बेटी, जो भी माँ बहनों सब वो जिंदा है, सोनी सोड़ी जिंदा, आज पांडे जिंदा नहीं है। तो ये आज कांग्रेस सरकार है, उस समय भाजपा सरकार है। तो आज मेरा इसमें ये कहना चाहती, भूपेश जी जो चुनाव से पहले हमेशा दावा किए थे, हर चुनाव में ये बात उनके हर नेता ने कहा था कि हम आदिवासी की तेसी बनेंगे, अपनी बहन बेटी के साथ कभी गलत होने नहीं देंगे, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ कभी किसी तरह का फर्जीवाड़ा करके जेल में नहीं टूसा जाएगा। तो लोन वराटू का अभियान जो चला रहे हैं अभिषेक पल्लव, उसको इतनी शाबाशी दे के कौन सी अवार्ड देना चाहते हैं भूपेश जी? मैं उनसे भूपेश जी से पूछना चाहती हूँ। आज वो लोन वराटू के अभियान के तहत फर्जीवाड़ा करके सरेंडर हमारे युवा युवतियों को करके उनके साथ एक धंधे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उस तरह से करने की वजह से पांडे जैसे बहन हमारे बीच में नहीं है, ये चीज़ हो रही है। और इसको मैं दावे से कह सकती हूँ, दोनों सरकार में क्या फ़र्क है देख तो रहे। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब इससे उम्मीद ही नहीं थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट का इतना
होगा, लेकिन आज पांडे एक 20 साल की जिसने दुनिया भी नहीं देखी, सोनी सोनी ने दुनिया देखा था, उसने एक जीवन जिया था, लेकिन पांडे बहन ने कुछ नहीं जिया। तो दोनों सरकार में सबसे ज़्यादा खतरनाक सरकार कौन सी है, आप तय कर सकते हैं कि कांग्रेस सरकार में भी उससे ज़्यादा भयानक तरीके से पांडे के साथ जो हुआ है वो मैं मान ही नहीं सकती। पांडे के साथ गलत हुआ है, इस बात को मैं मानती हूँ और हुआ है। ये सरेंडर कराने की जो कहानी पुलिस बनाती है आंकड़ों में, क्या वाकई में ये लोग माओवादी होते हैं और सरेंडर करते हैं, या कुछ और कहानियां हैं इसके पीछे? किस तरह की सच्चाई है वो ज़रा बताएंगे। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि लोन वराटू क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, पहली बात तो लोन वराटू का जो अभियान है, लोन का मतलब होता है घर, वराटू का मतलब आओ। ये अभिषेक पल्लव दंतेवाड़ा जिला में लोन वराटू के अभियान में कई बार मीडिया में भी दे रहे हैं, पत्रकारों को दे रहे हैं कि 400 लोग लगभग सरेंडर कर चुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि 400 और एक जिला में अगर नक्सलवादी सरेंडर इनके रिकॉर्ड के हिसाब से हो गया तो नक्सलवाद अब मुक्त होनी चाहिए, तो नहीं, मतलब होना ही नहीं चाहिए। लोन वराटू के अभियान के चलते पूरी किसानों को फर्जीवाड़ा करके सरेंडर करवा रहे हैं, और जो गांव में रहने वाली बेटियों को, जो ऐसे भाइयों को, ऐसे पिताओं को, ऐसे माता, उनको ला ला के करा रहे हैं। इसी बात को तो हम बार बार कह रहे हैं कि लोन वराटू के अभियान पर जाँच होनी चाहिए, उसमें कमेटी बैठनी चाहिए, उसको जांच किया जाए तो सब फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा। मैं इससे मतलब आए दिन जो सरेंडर कराने की बात आ रही है वो दरअसल माओवादी नहीं है, बल्कि ग्रामीण है, भोले भाले किसान हैं वो। जी हाँ, वो किसान है, भोले भाले आदिवासी हैं। अब ये बताइए कि लोन वराटू का या फर्जीवाड़ा जो सरेंडर करवा रहे हैं, तो आज जोगी की बात कर रहे हैं। जोगी ने खुद मुझसे कहा है मेरे को कैसे घर से ज़बरदस्त उठा के लाए और कैसे मेरे को पेड़ में बांधे थे, अपनी जान बचाने के लिए मैंने सरेंडर करने की बात की। और अभिषेक पल्लव के पास कई बार मैंने गया तो उस समय वो ये कहते थे, देखो मैडम, मेरे 3 शर्त हैं। पहला शर्त जेल जाना या सरेंडर करना या मौत, 3 में से ऑप्शन दिया हूँ, ये तीनों में से चुनना होगा। तो यहाँ के पुलिस अधीक्षक के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, अभिषेक पल्लव के बारे में बात कर रहे हैं। वो यही कहते हैं, पहला मैं ऑप्शन देता हूँ जेल जाओगे या नहीं, दूसरा ऑप्शन देता सरेंडर करोगे या नहीं, तीसरा ऑप्शन दे मरोगे या नहीं। उसमें से हमारे जो किसान भाई है, जो निर्दोष आदिवासी, सीधे साधे भोले भाले आदिवासी, सोच में पड़ जाता है कि मैं जेल जाऊं या फिर मैं सरेंडर करूं या मरूं, उसमें से चुनते हैं। उसके बाद वो बोलता है मैं सरेंडर करूंगा। ये दबाव, ये कितना क्रूरता का दबाव के साथ उसके बाद ये करके उसको सरेंडर करके पूरे देश में बताता है स्वतंत्र रूप से ये लोग सरेंडर के नहीं। अभी तक अगर इतनी बड़ी बात है तो बड़े लेवल के लीडरों को सरेंडर करवा के बताए ना। आदिवासी को, घर में रहने वाले को, जंगल में कुछ काम करने वाले, खेती में काम करने वाले, बाजार जाने वाले को, हर तरह से इस तरह से अपने घरों में घुस के रहने वाले, उनको पकड़ पकड़ के ला के सरेंडर की बात बता रहे। तो ये कहाँ तक सही है? मैं भी चाहती हूँ कि सब मुख्य धारा में लाना चाहिए। मुख्य धारा में उसको लाया जाए जो अपने स्वतंत्र रूप से बंदूक पकड़े या बिना बंदूक आके बोले, अख से बोले कि हाँ मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। एक भी मीडिया वाले जितने भी चलाएं, कहीं पर भी हमारे बहुत कम ऐसे लोग में दिखा है कि वो बोल रहे हैं कि मैं सरेंडर करूँगा या नहीं। उनकी तो बोलती नहीं, काली बेचारे टी शर्ट पहना कैसा किया जाता है, रखा जाता है, उनकी तो बोली बाहर आती नहीं। सिर्फ अभिषेक पल्लव या कि पुलिस प्रशासन की बात, ये देखो सरेंडर किए हैं इतने किसान। और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहती हूँ, हर बार 15 अगस्त आज़ाद देश हुआ, 15 अगस्त में सरेंडर करवाते रहते हैं। ये देश आज़ाद है तो स्वतंत्रता देना चाहिए। 26 जनवरी को सरेंडर करवाते रहते हैं, और रक्षाबंधन में सरेंडर करवाते रहे। वैलेंटाइन दिन जैसा उसमें फर्जीवाड़ा कुछ भी सरेंडर करे, उनको शादी करवा रहे हैं। ये क्या एक तमाशा ही तो है, ये कहाँ से है बता। ऐसे दिनों में सबको आज़ादी के साथ स्वतंत्र जीने का हक है, लेकिन ये क्रूरता के साथ दबंगगिरी करके फर्जीवाड़ा को, सरेंडर को ऐसे चीज़ों में दिखा के पूरे देश में ऐसा फैला रहे हैं जो पूरा फर्जीवाड़ा। इसमें कमेटी बने और ऐसे जांचो, यहाँ का नहीं, स्वतंत्र जांच टीम आए और लोन वराटू के ऊपर जांच की कमेटी बैठे, जांच करके देखे पूरा फर्जीवाड़ा ही मिलेगा, कोई सही नहीं मिलेगा। क्योंकि किसान को ये लोन वराटू मिला है। लोग तो कितना बार बोले दीदी हमारा तो घर है, फिर हम कहाँ जाएंगे, हम घर से निकल के क्या पुलिस ऑफिस जाना है? हम लोग का नाम आ गया यहाँ पे कि आप लोग घर से निकलो, थाने आओ, वो सरेंडर करो। ये क्या बात है दीदी? हम तो गाँव ही में रहते हैं, हम कोई बंदूक नहीं पकड़े हैं, खेती कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जी रहे हैं, फिर हमको कैसे सरेंडर करा? ये बात है। और जिस तरीके की बात आप बता रही हैं, ओवरऑल एक बात हमको समझाइए कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? क्या ये पूरा मसला ज़मीन का है, आदिवासियों को बेदखल करने का है यहाँ से, या और कुछ है? देखिए, दंतेवाड़ा जिला बहुत माइनिंग के मामले में तेज है। यहाँ पर जैसा NMDC हो रहा है, नंदराज मट्टा के बारे में अडानी को लेके लड़ाई हुई,
और अभी एक मतलब इधर भी एक गुनियापाल में एक पहाड़ है। मतलब यहाँ कुछ कुछ मानी 4-5 कंपनी यहाँ आने का पूरा एक प्लानिंग है। गुनियापाल में कई लोगों को मार भी दिया गया, एनकाउंटर भी हुआ, सरेंडर भी करवा रहे। हर जगह जितने भी सरेंडर करके उस तरह के आदिवासी संख्याओं को घटाया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है, जेलों में भेजा जा रहा है। इस तरह करके फर्जी भी सरेंडर करके उनके दिमाग में मानसिक रूप से ये ग्रस्त कर दिया जा रहा है कि आज अब तुम हमारे बीच में रहो और हमारे बीच में काम करो, हमारे बीच में ऐसे रहो, मरो या जियो। तो इस तरह सरेंडर करके जिन लोगों को यहाँ रखे हैं, कुछ समय बाद अगर वापस गाँव जाते तो माओवादी मार देंगे। मरने वाला आदिवासी है, संख्या घटेगी तो आदिवासी की है। वो सब चीज़ें घट जाएगी तो पूरा बेदखल और पूरी चीज़ें खत्म हो जाए, समुदाय खत्म हो जाए तो जंगल तो आसानी से मिलेगा, क्योंकि जंगल में रहने वाला आदिवासी है, उन जल जंगल ज़मीन की बात करने वाला आदिवासी है। और ये सारी चीज़ें इस तरह से प्लानिंग करके जब पूरा हमारे आदिवासी भाई बहन का इस तरह से समाप्त हो जाएंगे तो आसानी से बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाएगा। सरकार अडानी हो, चाहे जिंदाल हो, चाहे और भी ऐसे लक्ष्मी मित्तल, एसआर हो, एनएमडीसी, उनको बेहतरीन रूप से बिना कोई मतलब उनका विवाद करे बिना उनको जंगल मिल जाएगी। यही है मतलब ये कारपोरेट को ज़मीन या यहाँ की जो माइनिंग है, कीमती ज़मीन है, उसको देने के लिए एक तरह से रणनीति है ये। तो बाकी यहाँ पर जो कानून है, पेशा कानून है, तमाम जो आदिवासियों के लिए कानून बने हैं, ग्राम सभाएं हैं, बिना उसकी अनुमति के ज़मीन दी नहीं जाती। तो ऐसे कानूनों का फिर क्या हो रहा है? इस कानूनों का कोई एक कागज़ पत्थरों में रह गया है। पेशा कानून है और हमारे 6वीं अनुसूची का कानून बना है और ये जल जंगल हमारी वाले बात करते हैं। ये सिर्फ ना मतलब हमारे कार्यालय में जिला तक की सीमित है। मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर किसी रोड बनाना है तो मतलब ग्राम सभा होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए। कोई कैंप बनाना है, प्रस्ताव होना चाहिए, गाँव वाले से पूछना चाहिए यहाँ पर हम कैंप लगा रहे हैं तो इसके लिए आप ग्राम सभा करके प्रस्ताव। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि पेशा कानून के अंतर्गत सब है। अगर उस कानून को सचमुच सही मायने में अगर यहाँ यूज होता और उसको माना जाता, उसको स्वतंत्र रूप से उस कानून को लागू करने के लिए शासन प्रशासन उसको मान्य करके आगे करती तो आज ये जो लड़ाई हो रहा है नहीं, वो तो नाम मात्र कहा जा रहा है। कैंप बिना ग्राम सभा का लग जाता है, या फिर ग्राम सभा भी होती है तो बंदूक के नोक पे होती है। मैंने खुद पोटाली वाला जब कैंप लगाए थे उस समय मैं खुद गई थी कि पूरा टीआई वहाँ के फोर्स लगी थी और सरपंच को बुलाया गया था, गाँव वाले जमा करके अंगूठा लगवाए जा रहे थे। फिर मैंने बोली ग्राम सभा का एक नियम है, कोई अदरवाइज बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता ग्राम सभा, हम भी नहीं आ सकते, ये पेशा कानून के तहत में है। फिर आप लोग कैसे इस ग्राम सभा के अंदर आए? तो बंदूक के नोक से ग्राम सभा होती है, स्वतंत्र रूप से ग्राम सभा नहीं होती है। अगर इतना भी अधिकार अगर हम आदिवासियों को दिया जाए और ये पेशा कानून के साथ सचमुच उस तो सही ढंग से स्वतंत्र रूप से लागू करने का दिया जाए तो आज ये दिन नहीं होता जो मेरे आदिवासी भाई बहन इतनी हो के क्रूरता से मरते नहीं, जेल नहीं जाते, फर्जीवाड़ा जो एनकाउंटर वैसना बेदर्दी के साथ मौत नहीं होती। और ये उस कानून को नहीं, वो कानून को अगर लागू होंगे इनके एक टुकड़ा भी, एक तिंकी भर का भी हमारी ज़मीन उनको नहीं मिलेगी। सरकार को भी पता है अगर इस नियम के अंतर्गत अगर हम जाएंगे हमको एक इंच भी ज़मीन नहीं मिलेगी आदिवासी को। इसलिए वो लोग इस तरह के नक्सलवाद का नाम लेके नक्सलवादी का ये एक युद्ध को छेड़ के ये पूरी तरह जल जंगल ज़मीन को लूटने की ये साजिश है। मैं कहती हूँ नक्सलवाद को अगर यहाँ से भगाना है और उनसे लड़ना है कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। सरकार हमारी बात माने तो जब कभी बोलेंगे ना कि सोनी छोड़ी बोला, मैं बता सकती हूँ कि सरकार को कि नक्सलवाद को यहाँ से अगर भगाना है या नक्सलवाद की ये जो लड़ाई हो रही इसको कैसे खात्मे क्या करना है और क्या होना चाहिए, इसके बारे में ज़मीन स्तर में इतना लड़ने के बाद अनुभव हो चुका है कि ये लड़ाई किसकी है, किस तरफ की लड़ाई, इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। किस लिए लड़ाई है? माओवादी आखिर क्यों यहाँ पर इतने समय से डटे हुए हैं और किस लिए आखिर ये गृह युद्ध छिड़ा हुआ है? लोग आदिवासियों की हर रोज़ मौतें हो रही हैं। देखिए माओवादी का डटना, माओवादी तो पहले ही बोलते थे हम जनता के लिए लड़ाई करते हैं, जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई करते, वो भी इसी तरह का लोकतंत्र को तो नहीं मानते। हाँ, इसी तरह को बात करते थे। लेकिन मैं मानती हूँ कि वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं और वो जो बातें कह रहे हैं और एक बंदूक के नोक से और बंदूक ले के जो खून खराबी की लड़ाई जो कर रहे हैं ये उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उसका समर्थन मैं कभी नहीं करती हूँ और नहीं हो। लेकिन उनको जवाब देने के लिए, माओवादी को अगर हमको जवाब देना है तो आदिवासी का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। आदिवासी के जल जमीन को कैसे हम उनको उन्हीं के अंडर में रखना और उनकी खुशी के आधार पे हर चीज़ को करना। विकास करो तो आदिवासी से पूछ के करो, रोड बनाओ तो आदिवासी से पूछ के करो, कैंप बनाए तो आदिवासी से पूछे। तो एक आधार बना दिए ना माओवादी ने कि आदिवासी साथ जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, ये हो रहा है तो हम भी आदिवासी के लिए लड़ रहे, एक वो भी पार्ट लगा दिए ना। अगर मान के चलो अगर सरकार उन आदिवासी का विश्वास ले,
आदिवासी का सब कुछ वो करे, तो उनको हम भी जवाब दे सकते हैं ना कि भाई आदिवासी के साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई अत्याचार नहीं हो रहा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा, तो आप आदिवासी का टेट लगा के क्यों ये बातें की लड़ाई कर रहे हो? आप इस तरह करके हम आदिवासियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। ये जवाब तब करेंगे जब सरकार एक उनकी सच्चाई रहे, उनकी ईमानदारी रही, वो आदिवासी के लिए कुछ ऐसे करे तो हम जरूर वो करेंगे। क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि आदिवासी के जब जब जुल्म होता है, कुछ हद तक माओवादी के पास जाके अपना मतलब निवेदन करते हैं, हाँ फरियाद लेके जाते हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उससे ना माओवादी को एक वो मिल जाता है, मतलब उनकी ताकत भी मिल जाती है, लोग भी मिल जाते हैं। आदिवासियों का एक मतलब होना चाहिए ना कि जाके उनसे उनको एक वो मिल जाता है। तो मैं कहती हूँ कि सरकार आदिवासी के साथ जुल्म करना बंद करे, उनके जल जंगल ज़मीन छीनना बंद करे, उनके अनुसार हर विकास होनी चाहिए जो आदिवासी क्या चाहते हैं, तब जाके माओवादी को भी हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हो जो भी हम जैसे लोग जवाब देंगे। आज उनसे जवाब क्यों ले और क्यों दें? क्योंकि उससे ज़्यादा तो जुल्म, चाहे उधर से चलने वाली गोली भी आदिवासी पर चल रही है, पुलिस की तरफ से चलने वाली जो गोली भी आदिवासी के ऊपर चल रही। जो लोग पुलिस प्रशासन में डीआरजी भी मेरे अपने भाई हैं, और यहाँ पर जो फोर्स है, जो बस्तर बटालियन है, कोबरा बटालियन मतलब बस्तर बटालियन, और एक डीआरजी और एक आज का दंतेश्वरी फाइट्स है, उसमें कुछ मतलब महिला बहन बने हैं, वो भी तो हमारे अपने हैं। जिस दिन गोली चलेगी, चाहे उधर की चले चाहे इधर की चले, चलता तो हम आदिवासियों का, हम बस्तरिया वालों के ऊपर चलता है। तो आप लोग ये बताइए, मतलब सरकार से मेरा ये सवाल है कि इस चीज़ को बैठक करके मंथन क्यों नहीं कर रहे? सरकार पहले अपने जुल्म, कहीं ना कहीं उधर से जितने जुल्म हो रहे हैं उधर से हैं, कभी इधर से 10 आदिवासी को मारते हैं तो 20 को, अगर कभी वो 20 को मारते हैं माओवादी तो पुलिस तरफ से 10 लोग को मर तो रहे हैं आदिवासी ना। तो आदिवासी का कहाँ इतिहास कौन कर रहा है बताइए? मतलब ये आदिवासियों को आदिवासियों से ही लड़ाकर जंगल पे कब्जा किया जा सकता है, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल है। डीआरजी में आज बताइए, डीआरजी में अब सीआरपी पहले थे, फिर कोबरा बटालियन थी, उससे सरकार कहीं ना कहीं वो नहीं हुई। आज क्या कर रही है, जो सलवा जुड़ों में निकाले तो उस समय भी आदिवासी को ही मारे, कोई दूसरा नहीं मारा, जिसके कारण कितने हजारों लाखों लोग बेदखल हुए, उनके सब कुछ नष्ट हुआ। वही सेम आज जो हमारे दंतेवाड़ा जिला से बेहतरीन एक शुरुआत हो चुकी है। डीआरजी को डीआरजी में भर्ती करा के पूरे हमारे आदिवासी लड़के हैं जो माओवादी बने थे 10 साल 5 साल, वो भी मतलब सरेंडर करके बंदूक दिया गया, वो भी आदिवासी है। मतलब एक तरफ से इधर से टीम तैयार करके वापस आदिवासी को जाके मार रहे हैं। वो तो और बोल रहे, वो तो बोलते हैं, और मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ, गंगालूर के ये अंदर जगह में आज के पहली बार मेरे को चीज़ सुनने में, पहले मारते थे हमारे डीआरजी लड़के, जाके कुरापाती सब कुछ करते थे, उनका छीनना झपटना गाँव में जाके करते हैं, अब भी कर रहे हैं, लेकिन बलात्कार नहीं करते थे। ये मैंने कभी नहीं सुना। अब इस सत्र में सुनने में आया, वो लड़की ने खुद कहा कि दीदी मेरे साथ जो बलात्कार किया है ना, कोई दूसरे नहीं थे। कौन थे? 5 लोग किए हैं, और 5 में से उसने नाम बताया, और उसमें से 3 जो अपने रिश्तेदार बताया। इतना बड़ा क्रूरता चीज़ आज आ रही है, तो ये कम बड़ी बात है। अब यहाँ पर भी हुआ, पालनार में बलात्कार हुआ, वहाँ पर भी यही बात आई कि डीआरजी लड़के लोगों ने ही बलात्कार किया है। आज बोलेंगे मेरे डीआरजी लड़के और वो मेरे भाई की सोनी शोरियाम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं, ये पहली बार हो रहा है। ये तो बंदूक से भी ज़्यादा खतरनाक वाली मतलब ये लड़ाई जो बलात्कार, जब हमारे लड़कों में ये मानसिकता में भरेंगे और हमारी बहनों के साथ बलात्कार होगा, वो भी हमारे लड़के करेंगे, इससे बड़ा शर्मसार क्या है? तो कहाँ नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं? ये तो आदिवासी के साथ ही जुल्म पे जुल्म, लड़ाई का पार्ट बदल रहा है। तो आदिवासी के ऊपर ही ये सब शोषण और क्रूरता हो रहा है, नक्सलवाद पे नहीं हो रहा है। आप भी लगातार पुलिस के निशाने पर रही हैं। कहा जाता है कि बस्तर में जो भी आदिवासियों के लिए काम करता है वो पुलिस के निशाने पर रहता है। ऐसे समय में, विपरीत समय में भी आप डटी हैं, कैसे काम कर पा रही हैं? देखिए, मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ, और मेरे जीवन में मैंने बताया कि किस तरह मतलब क्रूरता के साथ तमांगों में पत्थर डाला गया, और वो सारी चीज़ों को, वही मेरी ताकत बन गई। उस ताकत के बाद मैं उभर के बाहर आज जितना ज़्यादा मुझ पर टॉर्चर किया जाता, जितने जुल्म, केमिकल भी अटैक हुआ, सब कुछ हो रहा है। तो मेरे को मेरे बस्तर की भाई बहनों के लिए मेरे को बहुत प्यार है, मेरे बस्तर की मिट्टी से प्यार है, मेरे बस्तर के लोगों से प्यार, मेरे बस्तर के जंगलों में हर जंगल पेड़ पौधे हर चीज़ खतरे में, उन सब से प्यार है। भले इस लड़ाई करते करते मैं ये भी जानती हूँ, बोले मैं ज़्यादा कोई सफल नहीं बना रही, लेकिन जब तक जिंदा रहूँगी तब तक मैं अपने आप के आत्मसंतुष्टि
संतुष्टि के लिए मैं हर बार लड़ते रहूँगी। बोले मेरे नक्सलवाद बोले, चाहे जो भी बोले, और जो मेरे को देशद्रोही बोले, नक्सलवाद बोले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने आप को संतुष्टि करने के लिए और मैं लड़ते ही रहूँगी। मैं कभी ये नहीं है मैं हारूँगी या जीतूँगी, इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को इस बात की बहुत गर्व महसूस होगी कि मैंने कभी भी अपनी जिस जन्म में पैदा हुई हूँ, जिस जगह पे पैदा हूँ, मेरे बस्तर की मिट्टी मेरी माँ है और मेरे बाप है, सब कुछ है, और उसके लिए मैं लड़ी और मरी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी आत्म शांति होगी। और मैं हमेशा लड़ूंगी, और जितना जुल्म होगा मेरे को उतना ही मेरी ताकत मिलेगी। क्या पता, मुझे बस्तर और हर चीज़ से प्यार है, हर चीज़ से मैं नहीं कह सकती, मेरे अंदर में इतनी नस नस में हुई है। तो इसीलिए पुलिस को लगता है कि माओवादी के समर्थक, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, पूरी देश को ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं माओवादी के समर्थक नहीं हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि माओवादी एक बंदूक पकड़ के गोली चला रहे हैं, पुलिस भी बंदूक पकड़ के गोली चला रही है। उस दोनों में जो चलने वाली गोली किसी ना किसी इंसान को लग के खून खराबी हो रही, उस लड़ाई के साथ नहीं। मैं वो मतलब हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और इस लड़ाई में मैं लड़ना चाहती हूँ तो विचार से क्रांति लाना पसंद करती हूँ, विचारों की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, और उस लड़ाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो हिंसात्मक लड़ाई होगी मैं कभी जीवन में नहीं, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे पता है कलम की ताकत क्या हो सकती है। तो मेरी कलम ही मेरे हथियार है, मेरा कलम ही मेरी गोली है, सब कुछ है। मेरा लिखना ही मेरा मतलब एक बंदूक की जो गोली निकलती उस तरह से है। तो मुझे बार बार आरोप लगाया जाता है कि नक्सल के समर्थक है, और मैं एक बस्तर की बेटी माँ सब हूँ। तो मेरे को लगता है कि मैं इतनी लाचार और कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं हाथ जोड़ के बोलूँ कि माओवादी के पास कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरे को आप लोग के साथ मिल के लड़ना नहीं। इतनी कायर और इतनी बुज़दिल नहीं हूँ कि मैं नक्सलवाद से अपनी बस्तर की लड़ाई और अपनी बेटी बहनों की इज्जत के बचाने के लिए, फर्जीवाड़ा जो हो रहा है उसको लड़ने के लिए उनसे हाथ जोड़ना नहीं। मैं पूरे देश को ये ऐलान करके बोलती मैं इतनी कमज़ोर और लाचार नहीं, और मैं कभी हिंसात्मक लड़ाई को समर्थन नहीं दूंगी। बोले मेरे को पुलिस प्रशासन पूरा सरकार बदनाम करती है, उनकी बात है, लेकिन मेरा एक सच्चा विचार यही है। हल क्या है इसका? आप ये बताइए कि आखिर इस हिंसा का, इस गृह युद्ध का हल क्या है? कैसे आखिर ये मामला जो है वो समाप्त होगा? नक्सली कैसे यहाँ शांत होंगे? देखिए, ये बात तो मैं पहले भी कही, आज भी अभी भी कह रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हल निकालना है तो सरकार को जंगल के अंतिम छोर पे जो आदिवासी रह रहा है, जो रोज़ दर्दों को जूझ रहा है, वो आदिवासी हर जनप्रतिनिधि, वो चाहे भाजपा के हो, चाहे कम्युनिस्ट के हो, चाहे हमारे कांग्रेस के हो, चाहे समाज के हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, या मानवाधिकार के लिए काम करते हो, तो समाज के पदाधिकारी, सारे लोगों को एक मंथन में एक जगह एक मतलब बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए। उससे निकल के जरूर आएगा बस्तर की हल क्या होना चाहिए। सरकार एक बार तो करे, एक बार पूरे में जो बता रहे ना कि समाज के पदाधिकारी से लेके हर किसी को एक बार इस तरह का एक जनसभा के रूप में बैठक करे, सिर्फ इसी मैटर पे कि यहाँ से माओवादियों को कदरना है या भगाना है, और ये जो लड़ाई का युद्ध को कैसे विराम देना है, रोकना है, इसके लिए ये एक बार बैठक से उसके बाद बातचीत होगी, तब निकल के आएगा कैसे इसका ख़त्म किया जाता सकता है लड़ाई। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ, अगर ये सरकार बोलती कि सोनी सोनी बड़ी बड़ी बातें करती, सोनी सोनी नक्सल के तरफ से बात करने के लिए मैं कभी नहीं जाऊँगी। मैं आदिवासी के तरफ से बात करने के लिए ज़रूर जाऊँगी। आदिवासी की इच्छा के अनुसार हर चीज़ करे ना सरकार। वो क्या चाहता है, आदिवासी कैसे जीना चाहता है, आदिवासी वो क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, कैसे शिक्षा चाहता है, किस तरह से ज़िंदगी लेना चाहता है, वो अपने पहाड़ों को कैसे बचा के रखना चाहता है, उनकी इच्छा के आधार पे सरकार बात करे। उनको कंपनी चाहिए नहीं चाहिए, और कंपनी भी चाहिए तो आदिवासी से बात करे। कंपनी का जो मालिक होता है या कंपनी का जो भी व्यक्ति होता है वो सरकार से क्यों टाई अप करता है? इन आदिवासियों के साथ बात करे ना, क्यों नहीं हो सकता है? इस लड़ाई का विराम जरूर एक दिन ख़त्म हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ।